नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला दिल्ली से। और शहजाद भाई के साथ तो मेरा आपने मेरी सही पहचान बताई नहीं पर। अच्छा। भाजपा का प्रवक्ता तो ठीक है, मैं आपका भाई हूँ। हाँ, मैं अभी अभी मेरा वो अगला लाइन था। वैसे तो मेरे शहजाद भाई के साथ कई एपिसोड है और हमारे बीच की ट्यूनिंग को लेकर के कई लोग असहज भी होते हैं, और उसका कारण यह है कि हमारे और शहजाद के बीच में वास्तव में जो हम लोग बैठ के भी जब बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी भले मैच कर रही है शहजाद भाई, किसी की फ्रीक्वेंसी हिली हुई है। एक बार आर्म फोर्सेस के विरुद्ध झूठ फैलाना, हो सकता है मुझे लगा कि गलती होगी, हो सकता है फेक न्यूज का मौसम चल रहा है, गलती से उनके पास कोई फेक न्यूज पहुंचा होगा। दूसरी बार वो झूठ बोलते हैं सदन में, उसको देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2 घंटे पहले, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ट्विटर पर वो बयान दे बैठते हैं कि अहिंसा, सत्य, असत्य, और उसके बाद आर्म फोर्सेस को लेकर के राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला। ये लगातार आर्म फोर्सेस पर क्यों अटैक कर रहे हैं? मतलब कुछ ज्यादा ही आराना हो गया है क्या पड़ोसी मुल्क के साथ? मतलब पाकिस्तान वाला नहीं, उसके एक और पड़ोसी मुल्क जो हमारा, जिसकी नजर हम पे ज्यादा बनी रहती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिक्कत है? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कोट भी किया कि शायद कल किया था, कल। झुटाई लेना, झुटाई देना, झुटाई भोजन, झुटाई चबेना। मतलब कि झूठ की उनको इस प्रकार से मुंह में लार लग गई है कि अब झूठ के बिना काम नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि ये क्यों किया जा रहा है लगातार, ये जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इससे फायदा किसका होगा? देखिए, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए कुत्सित और लगातार प्रयास राहुल गांधी ने लगातार किया। आप देखिए, रफाल जब आने वाले थे तब रफाल को लेकर झूठ, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया तब उसके बाद भी ये कहना कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चौकीदार चोर है। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो माफी मांगनी पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ। फिर उसके बाद जिस प्रकार से 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, तो सेना के लिए ना नेशनल वॉर मेमोरियल बना, ना ओआरओपी ठीक से कर पाए, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दे पाए, ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स कर पाए। किस प्रकार का रिस्पांस होता था जब चाइनीज इंट्रूजन करते थे, डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहते थे कि हम एलएसी के ऊपर कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। आज उसके बदले जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करना, झूठ फैलाना कि हमारी टेरिटरी जो है चाइना ने हड़प ली है। जबकि चाइना ने टेरिटरी कब हड़पी थी? तब नेहरू जी बोल रहे थे कि अक्साई चीन जो है, मतलब उसको दे देना चाहिए। तो किसी ने बोला कि आपके सिर के ऊपर भी बाल नहीं उग रहे, तो उसको भी दे देना चाहिए। तो ये लगातार जो रहा है, ये लगातार भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और उसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे भी एक साजिश है। क्योंकि पहली बार आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वॉर है, उसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब लगातार हमने दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। अब चीन भी जिस समय पर गलवान उसने कोशिश की, तो चीन को भी पहली बार मुंह तोड़ जवाब वहां पर। जिस प्रकार से हमने डोकलाम में उनको काउंटर किया, उस समय पर भी ये चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। तो लगातार जो जवाब दिया जा रहा है, तो भारत की सेना को मनोबल तोड़ना, और इसलिए सीडीएस रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट वॉर। ये हाफ फ्रंट है। ये वो फ्रंट है जो दिखता नहीं है, वो हमारे बीच ही रहता है, पर भारत को अंदर से, भारत की व्यवस्थाओं को अंदर से कमजोर करने का। और देखिए हर जगह क्या हो रहा है। पंजाब में आप देखो, पंजाब में टारगेटिंग कैसे करते हैं, हमारे वहां के जो युवा आर्म फोर्सेस में जाते हैं उनको नशे में डालना, नशे के उसमें डुबा देना। तो अग्निवीर की पॉलिसी जो है, जिस प्रकार से लाई गई है कि हमारी आर्म फोर्सेस को एकदम फाइटिंग फिट रखा जा सके, यंग रखा जा सके, इसके ऊपर कई सारे सेना के पूर्व अधिकारियों ने इस पर अपनी राय दी है। तो फिर भी लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट करना। और अगर अग्निवीर इतनी खराब पॉलिसी है, तो पता है अग्निवीर का सपोर्ट किसने किया है? मनीष तिवारी, जो इनके चुने हुए सांसद है, उनका लेख है, आर्टिकल है, पढ़ लीजिए। एनीवे, अब उन्होंने क्या झूठ बोला कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलता आर्म फोर्सेस को। ये शर्मनाक बात है, मैं उनका ट्वीट देख रहा हूँ, आर्म फोर्सेस को अपने ट्विटर हैंडल से क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। हम्म। मतलब इससे घटिया स्तर की राजनीति हो सकती है कि आर्म फोर्सेस को राजनीतिक चर्चा में आकर फैक्ट्स रखने पड़े। और उन्होंने बताया है कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उनको कुल मिलाकर 98.39 लाख दे दिए गए हैं, और भी कुछ पैसा मिलेगा फाइनल क्लियरेंस में। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 65 लाख मिलेंगे।
अब आर्म फोर्सेस 1 करोड़ दे रहा है, फिर बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो देना चाहे वो अलग विषय होता है, उनको जॉब देनी है, जो भी देना है। तो ये कह रहे हैं कि ये आर्म फोर्सेस दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस में क्या फर्क है? एनीवे लगता तो है ये जो फ्रीक्वेंसी झूठ, और आईक्यू लेवल का थोड़ा सा नहीं नहीं बालकपना नहीं, अभी तक गया नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी की एक बात जो है, उन्होंने बाल बुद्धि कहा, ये बाल बुद्धि नहीं, ये एक प्रकार से राक्षसी बुद्धि या मंद बुद्धि या भ्रष्ट बुद्धि है। ये दरअसल देश को दिग्भ्रमित करने की बहुत बड़ी साजिश है। बाल बुद्धि में तो फिर भी एक इनोसेंस है, इसलिए शायद प्रधानमंत्री ने आगे से आगे जाते हुए स्पीच में कहा कि अब बाल बुद्धि सोचकर बख्शा नहीं जा सकता। हम्म। उन्होंने ये बताया, तो ये बाल बुद्धि नहीं है, ये बहुत ही, मैं कहूंगा, डीवियस और शातिर बुद्धि है। ये देश को कमजोर करने के लिए सेना के मनोबल पर करो चोट, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगो, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगो, पुलवामा भारत नहीं करवाया। ये किसके बीच में एक मनोबल में एक एक चोट करने की साजिश है? आप बताइए ना, सेना से, अपनी सेना से कौन प्रूफ मांगता है? चलिए वो तो अलग बात है। आप आपको मैं इसलिए भी बुलाता हूं ना शहजाद भाई, आप कांग्रेस के वर्किंग कल्चर को बहुत अच्छे से आपने बहुत क्लोज से देखा है। लेकिन इन दिनों कांग्रेस अजीब बिहेव कर रही है। क्या फ्रस्ट्रेशन है कि राहुल गांधी टाइट टी शर्ट पहन के सदन में जाते हैं, जिस प्रकार से मिसबिहेव करते हैं, और सिर्फ करते नहीं है स्वयं, दूसरों को स्वयं वू करने के अलावा दूसरों को कह रहे हैं कि तुम जाकर के वेल में जाओ और जो मोदी जी का स्पीच हो रहा है उसको बीच में इंटरप्ट करने का लगातार प्रयास करो। और जिस प्रकार से अभद्रता की उसके बाद ओम बिरला ने डांट भी लगाई, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लग रहा है वो अपने आप को पीएम समझ रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला पोस्ट पीएम से नीचे नहीं होता। ये कैसे आप देख रहे हैं? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, ये लीडर ऑफ डिसरप्शन बन चुके हैं। और ये लीडर ऑफ डिसरप्शन जो है, ये उनकी मानसिकता में पहले से है। दादी माँ की अच्छा। जो इमरजेंसी वाली मानसिकता थी वो क्या थी? माई वे या हाईवे, हम्म। इंडिया इज इंदिरा। अगर हम्म। इंदिरा को किसी कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो इंडिया इंदिरा के हिसाब से चलेगा, इंदिरा इंडिया के हिसाब से नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या हम्म। किया? उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, विपक्ष को जेल में डाल दिया। आज राहुल गांधी भी इसी माइंडसेट में है कि माई वे या हाईवे। अगर देश और पार्लियामेंट राहुल के हिसाब से नहीं चलेगा तो राहुल जो है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्कॉच अर्थ, जमीन जला दूंगा, सब कुछ मिटा देंगे। वो गाना है ना एनिमल का, सब कुछ जला देंगे, सब कुछ मिटा देंगे हम लोग, दुनिया जला देंगे। तो ये दुनिया जला देंगे वाली नीति पर चल रहे हैं। और पहली बार एक नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठते हुए, हम लोगों को तो उस दिन जब लोकसभा में प्रधानमंत्री लगातार 2 घंटे बोले और ये हम्म। शोरगुल हो रहा था, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच से लेकर एंडिंग ऑफ द स्पीच तक, यहाँ तक कि हाथरस के कंडोलेंस मैसेज पे भी ये लोग नारे लगा रहे थे। तो तब हमें बड़ा समझ नहीं आ रहा था शर्मनाक कि था वो, ये। अरे, शर्मनाक का मतलब एक नया लो लेवल था। भाई सिर्फ हाथरस के कंडोलेंस मैसेज नहीं, इससे पहले ये तो मोशन ऑफ थैंक्स था, इससे पहले प्रेसिडेंट स्पीच पे भी वो लोग इंटरप्ट कर रहे थे। हम्म। भाई द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आने वाली देश की प्रथम राष्ट्रपति को उनके संबोधन में इंटरप्ट किया जा रहा था। ये तो दृश्य, ये नजारा हमने कभी नहीं देखा। हाँ, देखा है हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इसी प्रकार से हुड़दंग करते हुए, जब सोनिया गांधी भी थी। आपने शायद वो देखा होगा कि वो टू विंडो में एक, हम्म। ये जी जैसी जी माँ जी। वैसा बेटा। हम्म। तो दोनों माँ बेटा ये जो कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके परिवार में ये पहले से लिखा हुआ है, किया हुआ है, और इनके परिवार ने पहले से किया है। और आज भी परिवार जो है ये सोचता है कि मेरा आधिपत्य होना चाहिए। तो आपने देखा कि लगातार किस प्रकार से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्टर्ब किया। अच्छा, वहां पर ये लोग नारे देते हैं बाहर, डरो मत। लोकसभा में करते हैं सुनो मत, और राज्यसभा में करते हैं कि बैठो मत। बैठा नहीं, आज बैठा नहीं जा सका क्योंकि यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी राज्यसभा में कि इस प्रकार से हुड़दंग कर सके। तो पीठ दिखाते हुए संविधान को निकल कर भाग गए। पर इसमें से पता चलता है कि ये कैसे माईवे और हाईवे वाली नीति लेकर चल रहे हैं। झूठ बोलना, संवैधानिक नियमों को ताक पर रखना। और फिर अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि लगातार कहा जाता है कि डेमोक्रेसी हम बचाने आए हैं। एक तस्वीर तो ये है कि हम्म। प्रधानमंत्री देखिए किस प्रकार से अपना पानी जो है, अब वो कोई आएगा पानी देगा तो पानी वो विपक्षी सांसदों को जो
उन्हीं के खिलाफ हुड़दंग कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। देखिए, अब ये पानी जी। का ग्लास मणिकम टैगोर को दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, तो बगल में शायद हाईवी ईडन है, उनको उन्होंने पानी दिया, पानी ले लिया उन्होंने। ये एक तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस निर्लजता से इस वाले वीडियो में, आप जरा ध्यान से देखिए अभिषेक जी, राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं और वो सांसद जाना नहीं चाह रहा है। वो हम्म। सांसद देखो जाना नहीं चाह रहा है, तो अब जाना नहीं गौरव चाह रहा गोगोई है और आवाज उसको उठा। ऑर्डर दे रहे हैं एक तरह से कि तुम नीचे जाओ। अब सुनो, अब देखिए गौरव गोगोई यहाँ पे उसको बोले इधर आ, इधर आ, और हाथ पकड़ के सांसद जाने नहीं चाह रहा था। ये है, ये कभी हमने नहीं देखा। सदन में आपने ये कभी। मोदी, पर एक चीज मैं एक लास्ट इसमें कंक्लूड करूं, जी। मेरे हिसाब से ये मोदी के खिलाफ नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ नहीं। आपने देखा पार्लियामेंट में उन्होंने इन स्पीचेस में, वैसे नीट एनटीए इसकी तो 2-4 मिनट डिस्कशन उन्होंने की अपने पूरे समय में। हिंदू हिंसक है, और केवल हिंदू मेरा हिंसक है वाला बयान नहीं, केसी वेणुगोपाल का बयान कि गीता से उपदेश मिला था गोडसे को हत्या करने के। अब क्या कुरान के बारे में बोला जा सकता है? बाइबल बाइबल के के बारे बारे में में बोलो, बोला जा सकता है? किसी भी नहीं बोल रिलीजियस सकते। बुक के बारे में थोड़ा सा ही बोलना। वैसे इसका तो पहले मतलब से ही ये है, राहुल गांधी बोलते रहे हैं शहजाद भाई, ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में, फिर स्वयं गए सनातन थे तो। समाप्त हाँ। है, सनातन बढ़ जाएगा, सनातन बीमारी, ये सब बोला है। पर इस बार का संदेश क्या है? इस बार का संदेश ये है कि वी आर नॉट गोइंग आफ्टर मोदी, वी आर कमिंग आफ्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मोदी, विच मीन्स हिंदूज। हम्म। इस बार खुला खेल फारूकाबादी है कि हम लोग तय कर चुके हैं कि हिंदू को पहले बांटो, और अब हिंदू को एक प्रकार से उसकी राजनीति में उसकी जगह को काटो, और वो वर्चुअली नहीं, रियलिटी में भी होगा। जिस हम्म। प्रकार से चले, अखिलेश जी का कहना कि राजा अयोध्या, हम्म। फैजाबाद के एक सांसद को, हालांकि वो किस प्रकार से एक लड़के को, पता नहीं क्या चल रहा था, टच वच, आपने देखा वो वीडियो? हाँ वो मैंने बड़ा फैजाबाद में अजीबोगरीब था। कौन है वो वैसे लड़का दर्शकों के लिए बेचारा? मैं एक काम करता हूँ, जब हम एडिटिंग में जाएंगे तो इसको साइड में हम चला देंगे थोड़ा सा। मेरे पास है सारे वीडियो, पर आप चलाइएगा। भाई मैं तो जी। बड़ा, मुझे बड़ा डर लग रहा है उस लड़के के लिए। वो है कौन उनका अगर कोई परिवार का भाई या बेटा या कोई ना हो, तो यार ऐसे तो मैंने कभी किसी को छूते हुए नहीं देखा है, किसी और दूसरे लड़के को या अपनी उम्र से कम व्यक्ति को। पता नहीं क्या है, पर खैर उनके होता है वियर्ड फैंटेसी। आजकल। वियर्ड फैंटेसी है लोगों की, होती होगी, हमें क्या। वहां पर नहीं एक जाएंगे, जुबैर की भी दर्शक फैंटेसी समझदार सामने हैं हमारे। है, जुबैर की भी एक फैंटेसी सामने है, आपने हाँ देखा कि नहीं? बस जुबैर वाली, अरे ये तो लेटेस्ट हाँ, न्यूज है। हाँ, देखिए जुबैर को लगता है बड़ा चालाक और शातिर आदमी है। उसने लिखा, हम्म। गाय की एक फोटो थी सड़कों हम्म। पर, तो हम्म। गायों की फोटो को उसने टैग करते हुए लिखा, ये मतलब ये सोल्यूशन बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। मतलब ये गाय सड़कों पे बैठी थी, तो किसी ने ट्वीट किया था, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसने लिखा कि मैं सोल्यूशन बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तो हो जाएगा। मैंने इस पे लिखा है कि मियां जुबैर, ये गाय हैं, ये 72 हूर नहीं है। गायें जो होती हैं वो आपके कार्नल फैंटेसीज के लिए तैयार नहीं है। तुम अपनी बकरियों के साथ ही मतलब लगे रहो। तो ये ये भी इनका भी बकरी बड़ा वाला कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बकरी वाला जो है कुछ ज्यादा नहीं, ब्रूटल हो गया। नहीं, अब जो भी है, मतलब जो भी है वो तो उनका विषय है। लेकिन खैर उनकी। मैंने मैं दर्शकों को कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने 2 एपिसोड लगातार इस पर बैक टू बैक किए हैं, लीगल हिंदू डिफेंस सिस्टम पर। शहजाद भाई, बहुत सारे लोग पे एफआईआर हुए, बहुत से। शहजाद भाई को अचानक क्यों महसूस हुआ कि अब करना पड़ेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। मतलब दिन भर बीजेपी को डिफेंड करना है न्यूज चैनल्स पे, उसके बाद रात के 12-1 बजे तक लीगल हिंदू डिफेंस को लेकर के एक एक ट्वीट्स और इन पे एफआईआर कराना, और फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये दायित्व आप ही को फाइनली क्यों लगा कि अब मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मेरा करना मतलब बीजेपी का ही करना, नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, लेकिन ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि फल और एक पेड़ होता है ना। अलग नहीं हो सकते, फल तो पेड़ पे ही उगता है। तो जी। ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोग जो है, ये इकोसिस्टम है, ये जो पूरी टीम है, भाजपा है, ये सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। तो कोई किसी से अलग नहीं है। एक व्यक्ति पर संकट आना मतलब पूरे परिवार पर संकट आना। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत भारती हमारे से 10 व्यू अलग रखे तो परिवार में तो व्यू अलग होते ही है ना। हाँ।
बाप बेटे को अलग व्यू देता ही है किसी विषय पर, बिल्कुल। भाई भाई में अलग व्यू होते हैं। तो परिवार तो अंततः परिवार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब परिवार के एक सदस्य पर संकट आए तो दूसरे परिवार के सदस्य जो है बोले कि नहीं ठीक है, इसके साथ जो होना है होने दो, क्योंकि कल आपके साथ भी हो सकता है। नहीं, आज वो जिसके बंगाल साथ वाला हुआ है, ट्विटर पे हुआ ना, जो मैंने हाँ हुआ आपका है ना। वाला ट्वीट किया तो मुझे मुझे भी आया था ना वो तो हम्म। बंगाल में तो अलग ही चल रहा है, हम तो सिर्फ ट्वीट कर दे रहे हैं तब भी आ जा रहा उन्होंने है तो ट्विटर सभी को, पर। उन्होंने वो ताजमुल को छोड़कर सभी को मतलब कार्रवाई के उसमें ले लिया है। मतलब ताजमुल और उसका जो उसको पोषण देने वाला जो हमीदुर रहमान एमएलए है जिसने बोला कि ये मुस्लिम राष्ट्र में होता रहेगा, उनको छोड़ के बाकी सब पे कार्रवाई हो रही है। पता नहीं इस वीडियो पे भी कार्रवाई कर देंगे। उस पे मुझे कोई सागरिका घोष और सांसद पति कुछ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे उनकी आई जो है वो स्टोरी को कैच नहीं कर पाएगी। क्या उनकी आईज जो है वो सारी जगह नहीं जा सकती ना। केवल हाँ, भाजपा शासित प्रदेशों पर उनकी आईज फोकस्ड है। तो आई डज नॉट कैच दिस। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि ये लीगल हिंदू डिफेंस का पूरा एम जो है वो तीन तीन फोल्ड है। एक तो ये है कि डिफेंस है। डिफेंस मतलब कि कांग्रेस की जमात एम्बोल्डन हो चुकी है 99 पाकर। उनका रवैया चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे सड़कों पर हो, वो एम्बोल्डेंड है। उनके हम्म, समर्थक भी आप देखो, फ्राइडे के दिन पे या सैटरडे के दिन पे या संडे के दिन पे अपना एम्बोल्डनमेंट दिखा रहे हैं। मैंने हम्म, किसी विशेष समुदाय के बारे में नहीं बोला है, मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है। सड़कों पर उतरकर वो दिखा रहे हैं अपना। तो वो एम्बोल्डेंड मोड में, और इस एम्बोल्डेंड मोड में वो राष्ट्रवादियों को, पत्रकारों को, हमारी सच्चाई भारत की बताने वाले यूट्यूबर्स को जो है लगातार टारगेट कर रहे हैं। अजीत भारती हो या कोई छोटा यूट्यूबर हो, सबको निशाने पे ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके हम डिफेंड करें, चाहे उसके लिए भाजपा की लीगल टीम को मोबिलाइज करना पड़े, या अगर भाजपा की टीम ना हो या भाजपा से ना हो पाए तो फिर अपने जो वॉलंटियर नेटवर्क है, लीगल वॉलंटियर नेटवर्क क्रिएट करके उनको इस काम पे लगाए। दूसरा इसका लक्ष्य ये है कि केवल हम डिफेंस नहीं करेंगे, डिफेंस से पहले अभी ऑफेंस करना पड़ेगा। मतलब अगर हाँ, हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो चाहे उसके सोशल मीडिया के अकाउंट को टारगेट करके उसको नीचे करना हो, या चाहे हम लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। और निश्चित रूप से हमारी 22 राज्य सरकारें हैं, तो हमारे पास ज्यादा बिल्कुल। विकल्प है करने के लिए। तो ये दूसरा है अटैक। और तीसरा है कि जो फेक न्यूज का एक एपिडेमिक, पैंडेमिक, मुझे लगता है हम्म, कोरोना से ज्यादा तेजी से फेक न्यूज अब कांग्रेस ने चख लिया है। खून उनको लग चुका है फेक न्यूज का हर चीज में। और उनको सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम मीडिया का भी तैयार है। तो ये फेक हम्म, न्यूज बस्ट करना। तो इसमें केवल मैं, अभिषेक भाई, आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका अगला स्टेप जो मैंने गर्वित, अनुज, अशोक श्रीवास्तव जी, अजीत भारती, कुशल मेहरा, इन कुशल लोगों भाई। के साथ अभी इनसे डिस्कस किया है कि इसका हम्म, अगला स्टेप ये होगा कि 15 से 20 या 25 ऐसे प्रोमिनेंट राइट विंग वॉइसेस को हम्म, एक जगह पर, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम लोग इकट्ठा करके उनकी सर्वसहमति और सर्वसम्मति के साथ लीगल हिंदू डिफेंस, जिसकी एक सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत ठीक प्रेजेंस, थोड़ा हम लोगों ने वॉलंटियर नेटवर्क थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, पर ये सब वॉलंटियर्स पे एम्पलीफिकेशन के लिए और लीगल हाँ फाइट चाहिए करने के होगा। लिए। पर ये वॉलंटियर है, इसको केवल वॉलंटियर पे नहीं चलाया जा सकता है। सब लोग बोल रहे प्रोफेशनली भी इसको ये हम्म, करना पड़ेगा, कुछ प्रोफेशनल लीगल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। तो फिर ये 20-25 लोगों की मीटिंग करके हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर तय करें कि किस प्रकार से इसको रखना है, एज ए ट्रस्ट, एज ए सोसाइटी, या जो भी है। और फिर इसको हम्म, करने के बाद रजिस्टर करने के बाद इसमें हम लोग लिमिटेड पीरियड के लिए, या जितना भी बाकी 20-25 लोग जो भी गाइड करते हैं, फंड्स के लिए हम ओपन करेंगे, ताकि हाँ, उन फंड से लीगल, जो लीगल एक्सपर्ट्स हमको चाहिए या लीगल प्रोफेशनली चाहिए कि वो केस जाकर कर सके। क्योंकि मैंने अभी एक एक्सपीरियंस ये आया कि बंगाल में कोई फंस गया था, तो हम्म, उसके लिए मैंने 2-3 हमारे वॉलंटियर को फोन किया कि यार बंगाल वाला केस देख लो। तो वो डर रहे थे, तो फिर बंगाल बीजेपी को तो बोल दिया, वहां पे तो वो मैनेज हो गया। पर मान लीजिए कि कोई अगर ऐसे रिजर्वेशन होती है या कोई ऐसे मामले होते हैं जहां पर आपको बड़ा वकील खड़ा करना है, भाई बड़ा वकील खड़ा करोगे। जैसे अजीत भारती के केस में अरुण श्याम जी गए, तो अरुण श्याम हम्म, जी गए तो उनको 19 जुलाई तक रिलीफ मिल गया। तो बड़ा नाम हर बार केवल विचारधारा पे खड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे जरूरी पास नहीं। उतने रिसोर्सेज हो कि हम प्रोफेशनल हेल्प भी ले सके। कई लोगों को नोटिस ड्राफ्ट करके रिप्लाई देना पड़ता है, उसमें 20-30 हजार का खर्चा हो जाता है। हम्म, चलो कोई हमारे लिए
2-4 हज़ार रुपए में करेगा, पर उसको मिनिमम 2-4 हज़ार रुपए तो दोगे ना आप, कि यार वो 2 घंटा नहीं नहीं, लगा के बिल्कुल नोटिस बिल्कुल पर बिल्कुल। रिप्लाई प्राप्त कर रहा है। और इसी तो वजह से इन मैंने चीजों लास्ट को, वीक आपको व्हाट्सएप पे भी कहा था कि हम लोग को एक जल्दी से एक मीटिंग शेड्यूल कर लेना हाँ, चाहिए। ये तो एक प्रकार से आप ही का ब्रेन चाइल्ड था। और मुझे लगता है कि मेरा पहला रिजर्वेशन ये था कि मैं फंड्स वगैरह में घुसना नहीं चाह रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि ये फंड्स के नहीं, बिना घुसना पड़ेगा। देखिए नहीं हो शहजाद भाई, सकता। मैं आपको जानता हूं और आप बहुत दिनों से इस चीज पर, मैं मैं कह रहा था आप कर नहीं रहे थे फोकस्ड फंड्स को लेकर के, लेकिन चाहिए। आप अकेले क्या है ना कि पूरा लड़ नहीं पाएंगे, तो आपको वो टीम तो चेक करना पड़ेगा, और मैं बहुत दिन से आपके लिए बोल रहा था कि आप वो पर टीम मैं करो उसके करो। लिए, पर मैंने एक चीज जो बोली है वो मैं मतलब सब लोगों को माननी पड़ेगी, कि फिर इसकी कस्टोडियनशिप सभी के साथ में होगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि शहजाद पूनावाला ही सब कुछ ये करेगा। उसमें क्या है कि समस्या क्या हो जाती है कि एक तो ये अपने आप को सबसे बड़ा समझ लेना, और फिर वो जो एक टीम स्पिरिट या कमराडरी है वो निकल जाती है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसमें अरे नहीं, हम साथ में लोग, रहे ताकि हम। मैं वही तो बोल रहा हूँ। जैसे गर्वित है, अनुज भाई है, अजीत भाई है, हम हैं, खुशहाल भाई हो गए, सिन्हा भाई हो गए, हम लोग मिल बैठेंगे और एक ये हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते का मेरे पास आपने ट्विटर पे वो ट्वीट भी किया था, तो मैंने देखा किया जो रिकॉर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, हम जिस प्रकार से कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में जो फेक न्यूज का इंपॉर्टेंस था, जिस पेंडेमिक के बारे में आप बात कर रहे थे, इसी हाँ, वजह से बहुत ज्यादा डेंट हुआ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और राजस्थान में। महाराष्ट्र में दूसरा कारण था, लेकिन इन 3 स्टेट में, नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादा डेंट का कारण वो मैसिव लेवल पे फेक न्यूज था। नो डाउट। लास्ट लास्ट प्रश्न शहजाद भाई, दिल्ली चुनाव आने वाला है, क्या आप लोग तैयार हैं दिल्ली चुनाव में? बस 3 महीने हैं बचे पहले हैं। से कहीं ज्यादा मैं बता सकता हूँ आपको कि इस बार निश्चित रूप से 2025 में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो दिल्ली मॉडल के लिए इतना कॉन्फिडेंट होता है ना अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करता। हम्म भाई, दिल्ली मॉडल तो पूरे देश में बेचते हैं ना। जब हम्म दिल्ली मॉडल को वो पूरे देश में बेचने की चेष्टा करते हैं, वहीं दिल्ली में वो 60 सीट लड़ने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। चले आप बोलेंगे उस समय मोदी थे, ठीक है, पर अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने एक ऐसा यहाँ पे मतलब इशू बेस्ड एक सपोर्ट गैल्वेनाइज किया है। बीजेपी का वोट शेयर हमेशा उतना ही रहा है जितना कि कई चुनाव से रहा है। अगर आप जी। एमसीडी में भी देखोगे तो वोट शेयर हम्म कंसिस्टेंट रहा है। पर जो एडिशनल वोट था, जो इसने वोट बैंक बना रखे थे, चाहे उसकी जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को रिप्लेस करके वो आ गया, और जो उसने फ्रीबीज पे और बाकी पॉलिटिक्स उसने बनाई, उसकी कलई आज पूरी तरह से खुल गई। एक तो ये है कि जो उसके ट्रेडिशनल सपोर्टर्स थे, जो उसको एंटी करप्शन प्लैंक पे सपोर्ट करते थे, वो पूरी तरह से हट गए क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ही चला गया। अब तो कांग्रेस उसको भ्रष्ट बोल रही है दिल्ली में, अच्छा, अभिषेक दत्त और बाकी नेता। ये अब मुझे बताइएगा, स्वाति मालीवाल ने भी एक लेटर लिखा है, ये चक्कर क्या हो गया? स्वाति मालीवाल तो उनके टीम की थी गुरु। ऐसा अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बुरी आदत है, यूज एंड थ्रो की, बहुत ज्यादा। अब आप बताओगे हाँ, सबसे पुराने से पुराने साथी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, उसके बाद आपके शांति बिन्नी हो भूषण, गया प्रशांत भूषण, मयंक हम्म गांधी, किरण बेदी, सारे शांति उनको। भूषण ने तो 1 करोड़ रुपए देकर के पार्टी खड़ी कराई थी। हाँ, तो सब अन्ना हजारे सबको यूज एंड थ्रो करने की इसकी बहुत बुरी फितरत है। वही चीज उसने स्वाति मालीवाल के साथ की है। यही चीज वो मनीष सिसोदिया के साथ कर रहा है। वो हाँ नहीं, मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना देंगे इस केस में। हाँ मान वो लो तो, मेरी बात। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, वो यहाँ तो पे तय बात है। ड्रामेबाजी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो जिस दिन उनको मौका मिला वो मनीष सिसोदिया को बकरा बनाने। मनीष सिसोदिया के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। मनीष सिसोदिया के लिए कोई बात नहीं। और वो तो संजय सिंह ने उनको, संजय सिंह को भी ये निपटा दे, पर संजय सिंह उनसे ज्यादा चाहते थे भाई। देखिए, ऐसा है ना, उनका संजय सिंह के पुराने जमाने का जो उनका हाँ एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है सिनेमा हॉल हाँ, के बाहर वाला, सही बात मतलब है। उसमें बेसिकली आप किसी को बेवकूफी बना रहे हो ना इधर, हाँ, मतलब दो का तो पाँच, दो थोड़ा का सा पाँच, ऐसे। बालकनी बालकनी बालकनी, 8 का 24, 8 का 24। हाँ, तो भाई ऐसा है कि जो फ्रंट रो में बैठते हैं बैल्कनी वाले, तो उनसे ज्यादा अनुभवी है, तो उन्होंने किया है। वो इनसे ज्यादा अनुभवी, उन्होंने अपना मामला देख लिया और वो आ गए बाहर। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को निपटाने में ही लगे हुए हैं। कई सारे राज्यसभा के सांसद भी इनके कॉल्स पे आते नहीं। इनके कितने राज्यसभा सांसद है, वो आते नहीं है। वो तो वैसे भी उनका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, तो बोलते हैं अनिकेत, ये
अरविंद केजरीवाल के लिए हम क्यों आए? तो चलिए कुल कम से मिला कम के मेरी दिल्ली। बात ये थी, मैं इसको सिर्फ समअप कर दूं, कि जिस प्रकार का दिल्ली में लगातार क्राइसिस हुआ है, वाटर क्राइसिस हुआ, फिर वाटर लॉगिंग का क्राइसिस हुआ, एक के बाद एक यहाँ पर जो लोग हैं उनका मोहभंग होता जा रहा है, और केवल कुछ एक फ्री मिलने से अब वो वोट बैंक उसके साथ नहीं रहा है, उसमें से भी कई लोग जो है वो एक प्रकार से हट गए हैं, और कांग्रेस उनके साथ इस बार लड़ेगी नहीं चुनाव, हाँ, नहीं लड़ेगा, विधानसभा। नहीं लड़ेगा। तो मुझे लगता है कुल मिला के इसका मतलब ये है कि दिल्ली वासियों ने लगभग तय कर लिया है कि इस बार डबल इंजन आएगी, और डबल इंजन आएगी तो दिल्ली का भला भी होगा। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल से मतलब बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा ही नहीं है, ये बाकी के बात तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजधानी देखो कहाँ चले गए, और दिल्ली अभी तक प्रदूषण से निपट नहीं पा रही। भाई पंजाब की पराली थी, आप बता रहे थे, अब देख रहे हैं कुछ दिनों में पंजाब से वो पराली फिर से जल के आएगी, प्रदूषण आ जाएगा। तो दिल्ली वासियों को भी लगता है कि इस बार अब छुटकारा नहीं। चलिए, हो सकता है शहजाद भाई आत्मा परमात्मा में विश्वास करने के बावजूद भी केजरीवाल की आत्मा से डरते ना हो, लेकिन हम तो अभी भी डर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में पानी घूम रहा है, जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, मेरा दोस्त खुद मुझे फोन करके बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, भाई दिल्ली में कैसे बाढ़ आ सकती है? मैंने बोला भाई नहीं, आत्मा उनको का बोलो चक्कर। कि ये दिल्ली की बाढ़ नहीं है, ये तो वेनिस बना दिया है, वेनिस। लंदन के बदले वेनिस बन गया। वो ये झीलों का बेनिस। शहर बनाने की बात थी। अरे तो हाँ, इस पे तो वोट मांग सकते हैं केजरीवाल साहब के वो भाई। वहाँ मांग ही सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं करने को तो। केजरीवाल है तो दिल्ली का मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, एंटरटेनमेंट जारी रहेगी, एक तरफ केजरीवाल की, एक तरफ राहुल गांधी की। हमारे साथ शहजाद भाई जुड़े हैं, और जल्दी है, उम्मीद है कि हम लोग जब लीगल डिफेंस हिंदू के बारे में पूरा एक एक बैठक बात हो मैं जाएगा। केवल बोल दूं जी जी जी, कि कंप्लीट। एक बार केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था असेंबली में। हाँ हाँ, हंसते हुए। तो उसका एक प्रकार से, मैं इन चीजों में विश्वास रखता हूँ, तो उसका तो वो फल भुगत रहा है। जिसने हिंदू को हिंसक बोला है और गीता पे जिसने इस प्रकार की टिप्पणी की है, कैसी वेणुगोपाल उसको ने। भी, हाँ, उसको भी इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। जिन्होंने आप भी आपका सदन का इशारा इस्तेमाल, अगस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड की तरफ है क्या? मेरा इशारा तो देखिए, मैं तो कहाँ, मैं तो जो छोटी सी एक गैलरी की तरह हूँ, इधर उधर पूरा दिन भागते रहता हूँ। पर जिन लोगों ने हिंदुओं के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक रवैया रखा है, वो लोग टिक नहीं पाए। मोदी जी भी बोल रहे थे कि अब बाल का जो है ये किया नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा। चलिए नहीं, देखते अब हैं। तो खत्म, अब तो हाँ, उसी की जबान में, उसी के तरीके से, और उतना ही सख्त उनको जवाब मिलेगा। अब उसके लिए वो तैयार है। चलिए इस नोट पे आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। शहजाद भाई, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना व्यस्त होने के बावजूद आप मेरे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक तिवारी शो बहुत के बहुत दर्शकों से धन्यवाद। निवेदन है, ट्विटर हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, लीगल हिंदू डिफेंस सिस्टम का। ये आपके लिए है, ये सब हमारा जो परिश्रम है ना, ये हम जो कर रहे हैं, जब सबकी मीटिंग की जो बात करें, ये आपके लिए। क्योंकि हम लोग के पास तो एफआईआर आएगा तो फिर भी मैं शहजाद भाई को फोन करके इधर उधर कुछ कर लूंगा, लेकिन वो लोग जिनके 1500 2000 5000 ट्विटर हैंडल पे फॉलोअर हैं, वो भी लिखते हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो रहे हैं। इसलिए ये पूरा डिफेंस सिस्टम एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, विच इज इनिशिएटेड बाय शहजाद भाई। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री राम।